बच्चों, हाउ आर यू। मैं शरदादिज केमिस्ट्री फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूं बिग एजुकेशन ग्रुप ई सरल पर। तो बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 और आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे फजांस रूल को, कोवलेंट बॉन्ड को, प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, लोवेस्ट कॉन्सेप्ट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां पर आपके लिए काफी सुंदर माइंड मैप भी बना रखे हैं। माइंड मैप आपको रिवीजन को फास्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो काफी अच्छे माइंड मैप दिखाई दे रहे हैं जहां पर हमने टॉपिक को लगभग कवर किया हुआ है। तो माइंड मैप को आप पढ़ना ना भूलें और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने यूट्यूब पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज इसको लाइक करें ताकि हम आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए भाई फजांस रूल की हम बात करें। जो फजांस एक साइंटिस्ट का नाम हुआ और इसने हमें एक रूल प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस रूल से हमें बेनिफिट क्या होता है? इससे हमें बेनिफिट ये होने वाला है कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कभी भी नहीं होते हैं। कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक कभी भी नहीं होगा। उसमें थोड़े बहुत क्या होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 80% हो। ओके, तो फजांस हमसे क्या कहता है कि वो बोलता है कि यदि आपको आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर पता करने हैं तो आप फजांस रूल को स्टडी करेंगे। तो फजांस रूल पढ़ने का जो बेनिफिट हमें वो क्या होगा कि हम आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इजीली पता कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम यदि हम बात करें कुछ कंपाउंड के बारे में, जहाँ पर मेरे पास कंपाउंड है AgCl है, इसका कलर हमें वाइट दिया गया है। AgBr यहाँ पर थोड़ा सा लाइट येलो कलर का है और AgI यहाँ पर डार्क येलो कलर का है। तो भाई हम बात करें सिल्वर, तो यहाँ पर कॉमन चल रहा है सभी के अंदर। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये डिफरेंट टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब क्या है, सभी यहाँ पर हेलोजन है। तो भाई AgCl में ऐसा क्या हुआ कि वो वाइट है और AgBr में ऐसा क्या हुआ कि वो थोड़ा सा पेल येलो कलर का हो चुका है, या AgI में ऐसा क्या हुआ कि वो डार्क येलो कलर का हो चुका है। यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि कलर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर क्यों बढ़ रही है, तो हम फजांस रूल को स्टडी करने के बाद में इसको इजीली हम समझ सकते हैं। भाई फजांस ने क्या कहा? फजांस ने कहा कि भाई पहले बात तो आपको याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड, कौन सा आयनिक कंपाउंड, वो 100% आयनिक कभी भी नहीं होगा। चाहे वो 1% उसके अंदर थोड़ी मिलावट हो कोवलेंट बॉन्ड की, पर जरूर होगी उसके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम ही जानते हैं बच्चों कि आयनिक कंपाउंड में हमें मिलता है कैटायन और एनायन। अब उसने कहा कि कैटायन जिस पर चार्ज हम प्लस शो करते हैं और एनायन जिस पर हम माइनस चार्ज शो करते हैं, जब दोनों पास में आएंगे तो वो बनाते हैं कौन सा बॉन्ड? वो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। अब जब ये दोनों पास में आएंगे तो पास में आने के बाद दोनों चुपचाप नहीं बैठते हैं, इनमें कुछ इंटरेक्शन होगा। किस टाइप का होता है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि कैटायन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हमेशा, और एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा में रखे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो कैटायन क्या करेगा? कैटायन हमेशा जब भी एनायन के पास पहुंचेगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो खींचते हुए क्या होंगे, वो कैटायन की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस बना दिया हमने एनायन का, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हमने यहाँ पर। और अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कैटायन की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कैटायन उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा बच्चों, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा कि कैटायन की तरफ बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एनायन के, और एनायन का जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जो डायग्राम बनाया है इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर एनायन का हमने शेप को क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया है। और ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हुआ कैटायन हुआ। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि कैटायन के पास में पावर है। कौन सी पावर है? कि एनायन के शेप को वो खींचकर डिस्टर्ब कर सकता है। इस पावर को बोलते हैं हम पोलराइजेशन पावर कहते हैं। तो इसको हमने बोला यहाँ पर कि कैटायन के पास क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको पोलराइजेशन पावर मिलती है। और इस पावर से क्या करता है ये, इस पावर से एनायन के शेप को डिस्टर्ब कर देता है, खींच देता है, जिसके एक एंड पर चल जाता है न्यूक्लियस और एक एंड पर जाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ पे एनायन क्या हो गया, यहाँ पे एनायन हो चुका है पोलराइज्ड, यहाँ पे हो चुका है ये पोलराइज्ड कर दिया हमने किसको, एनायन को। तो कैटायन के द्वारा एनायन के शेप को चेंज करना या उसको पोलराइज करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों पोलराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। वो कहलाता है बच्चों क्या, पोलराइजेशन
प्रोसेस कहलाता है। और इसी वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं कैटायन की तरफ। देखिए कैटायन की तरफ जितने ज़्यादा शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, उतने ही कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैटायन यदि एनायन को ज़्यादा करता है पोलराइज्ड, तो वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा इंक्रीज होंगे। यदि कैटायन के पास पावर कम है, किस चीज़ की पावर कम है, पोलराइजेशन पावर कम है, तो वो एनायन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा, और नहीं खींचेगा तो क्या होगा, वहाँ पर पोलराइजेशन कम होगा और कंपाउंड में थोड़े ही कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस कंपाउंड के अंदर यदि हम पोलराइजेशन को ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर या नेचर कंपाउंड के अंदर वहाँ पर बढ़ने लगता है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, यदि पोलराइजेशन की हम बात करें कि पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ तो कौन सा कैरेक्टर कम हो गए, कौन सा कैरेक्टर कम होते हैं, वहाँ पर आयोनिक नेचर कम होने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेंगे। पोलराइजेशन किसे बोलते हैं कि कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रोसेस कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ओके, तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से हम आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप बाकी बात करें कि भाई इसको पढ़ने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, या पोलराइजेशन कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर नंबर 1 साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज यदि बच्चों स्मॉल है, कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। यदि वो स्मॉल होगा तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन, यदि आपने लिया है स्मॉल तो वहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल की हम बात कर लें, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने लिया Na+, या फिर हम ले सकते हैं Li+, Na+, K+, Rb+, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जाता है कि इन सब में पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम किसकी है, तो भाई स्मॉल कौन है, स्मॉल तो यहाँ पर लिथियम आयन है, और लार्ज साइज का कौन है, यहाँ पर लार्ज साइज का मैंने दिखाई दिया, रुबिडियम आयन दिखाई दिया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्मॉल कैटायन होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, वो पास वाले एनायन को ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा। तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा किसकी हो चुकी है बच्चों, यहाँ पर लिथियम प्लस आयन की। ओके, हम बात फैक्टर नंबर 2 की बात करें, यदि आपको कैटायन के बेस पर फिर से चेक करना है तो आपको के पास में दूसरा फैक्टर है कौन सा, चार्ज का। तो देखते हैं यहाँ पर हम चार्ज ऑन कैटायन, हम कैटायन के चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि कैटायन का चार्ज बढ़ता है, यानी प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ने लगती है, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पर भी साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, और साइज अगेन स्मॉल हुआ तो वापस पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिससे मैं चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि Na पे ओनली +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पर यहाँ पर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम पर यहाँ पर +3 चार्ज है। तो भाई आप पूछा जा रहा है कि कौन से कैटायन में पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, तो Na पर ओनली सिंगल प्लस है तो इसका साइज क्या होगा, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, और एल्यूमिनियम पर मैक्सिमम चार्ज है तो इसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत काफ़ी स्मॉल होगा ये। तो हमने ध्यान से देखा कि जो स्मॉल होता है उसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल्यूमिनियम +3 के अंदर पोलराइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चार्ज ऑन कैटायन यदि आपने इंक्रीज किया तो वहाँ पर पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन वहाँ पर बढ़ने लगता है। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर 2 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है। मैं 3rd नंबर का फैक्टर की बात करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं हम साइज ऑफ एनायन। अब हम एनायन के साइज की बात करें तो यदि एनायन का साइज आपने लिया है लार्ज का मीनिंग क्या हुआ कि वह अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्री कर सकता है, वो कैटायन को इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको यहाँ पर एनायन लेना है, लार्ज साइज का लेना है, ताकि वो इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। तो यदि आपने लार्ज साइज का एनायन लिया यहाँ पर बच्चों तो वहाँ पर पोलराइजेशन क्या हो रहा है, वहाँ पर पोलराइजेशन भी बढ़ने लगेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर पोलराइजेशन प्रोसेस को बढ़ा के बता दिया। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में है, एक तो है F- आयन है, एक हमने लिया Cl- लिया,
ब्रोमाइड लिया और या I माइनस लिया। आपसे पूछ जा रहा है कि भाई कौन से आयन या कौन सा एनाइन में पोलराइजेशन पावर, कौन सा एनाइन जल्दी से पोलराइज्ड हो जाएगा। तो भाई F माइनस तो बहुत काफ़ी छोटा है, इसको तो हम इजीली पोलराइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर I माइनस का काफ़ी लार्ज साइज का है, ये इजीली क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि जहाँ पर I माइनस इजीली क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से चार्ज के बेस पर, साइज के बेस पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पोलराइजेशन ज़्यादा कहाँ करेंगे या कम कहाँ करेंगे। तो ये हुआ फैक्टर और ये हुआ डेफिनेशन कंप्लीट किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, यदि हम एक और बात करें फैक्टर की, तो यहाँ पे एक फैक्टर और हम देख सकते हैं। यदि आप बात कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज ऑफ एनाइन के चार्ज के बेस पे हम पोलराइजेशन को देख सकते हैं। यदि आपने नोट किया जैसे कि आपके पास में फ्लोराइड है या फिर आपके पास ऑक्साइड है और आपके पास नाइट्रेट है, सबसे पहला काम क्या होगा, आप ये चेक कर लें कि इन सब में लार्ज साइज का कौन है। भाई लार्ज साइज का ध्यान से देखा मैंने तो F माइनस काफ़ी छोटा है, ऑक्साइड उससे कुछ बड़ा होगा और नाइट्रेट काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और हमने पढ़ा कि लार्ज साइज का एनाइन इजीली क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। तो चार्ज ऑफ एनाइन यदि बढ़ेगा तो वहाँ पर पोलराइजेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम पोलराइज्ड कौन हो जाएगा, नाइट्रेट आयन पोलराइज्ड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम पांचवें फैक्टर की बात करें, काफी इंपोर्टेंट फैक्टर है। यदि हम आपसे बात करें कि भाई NaCl है और CuCl है, ओके, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो Cl हमने लिया है। यहाँ पर चेंज हो रहा है Na प्लस आयन और यहाँ पर चेंज हो रहा है कॉपर प्लस आयन, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में मोर कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है, मोर कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो भाई आंसर इसका क्या आता है, CuCl आता है। अब ऐसा क्यों हुआ, हम देखते हैं यहाँ पर। यदि मैं बात करता हूँ Na प्लस आयन की, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इसके आउटर शेल में रहते हैं कितने, 2s2 एंड 2p6 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और कॉपर प्लस की यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आउटर शेल में। इसका मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, नेक्स्ट आएगा 3s2 3p6 3d10 एंड 4s0। एस में अब 0 हो चुके हैं क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके आउटर शेल में बच्चों कितने आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके पास भी सभी क्या है, फुली फिल्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Na प्लस की तरह नहीं है, क्योंकि Na प्लस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। लेकिन यहां पर हमने ध्यान से देखा कि कॉपर में कौन सा मिला, यहां पर कॉपर में मिलता है नया कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसको बोलते हैं हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो यहां पर हमें मिलता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे आयन जिनके आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें बोलते हैं हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आयन। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो आपका आंसर होता है कि सर हमेशा स्टेबल होता है कौन सा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। सूडो वाला कॉन्फ़िगरेशन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ओके। अब आपने ध्यान से देखा कि सूडो वाला इनर्ट गैस स्टेबल नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो कॉपर प्लस जो स्टेबल नहीं है वो क्या करेगा, वो स्टेबल होने के लिए क्लोरीन से या क्लोराइड आयन से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोलराइजेशन कहलाता है। और जहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि CuCl क्या है, यहाँ पर मोर कोवलेंट होगा कंपेयर टू NaCl, क्योंकि कॉपर प्लस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। इसलिए कॉपर प्लस आयन Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और उसको करेगा पोलराइज कर देगा। इट मीन्स पोलराइजेशन बढ़ने लगा, पोलराइजेशन बढ़ने लगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो बच्चों ये 5 फैक्टर है जिन पर पोलराइजेशन क्या करता है, इफेक्ट डाल सकता है ना, ओके। तो अफेक्टिव फैक्टर हमने चेक कर लिए हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पर हो सकता है, आइए देखते हैं हम। ये हम बात करें नंबर 1 पर, तो एप्लीकेशन ऑफ फजांसून में हम नंबर 1 पे देखते हैं
कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्मल स्टेबिलिटी। नंबर नेक्स्ट पर मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, हम बात कर लेंगे। ओके, तो यदि हम बात करें नंबर 1 पर, और आयनिक मोबिलिटी भी यहाँ पर है। नंबर 1 पर हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो कलर का क्वेश्चन में सबसे पहले नोट किया था कि AgCl, यहाँ पर हमें दिखा रहा था व्हाइट। AgBr की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, तो ये था अपने पास में पहले येलो कलर का है। नेक्स्ट हमने बात करी यहाँ पर AgCl था, यहाँ पर इसको सेल कर देते हैं, और यहाँ पर था Br। ठीक है, इस टाइप का नोट किया ना, सॉरी ये Br ही है, और यहाँ पर नेक्स्ट I माइनस है। ओके, और Agi का जो कलर था वो क्या है यहाँ पर, वो येलो कलर ही है। तो हमने नोट किया कि AgCl वाइट कलर का है, AgBr पहले येलो कलर का है, Agi यहाँ पे येलो कलर का है, तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। तो आइए हम फजांस रूल को अप्लाई कर देते हैं। यदि मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरे पास में सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहले Cl है, यहाँ पर ब्रोमाइड है, यहाँ पर I माइनस है। ओके, तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है यहाँ पर, साइज ऑफ एनायन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने नोट किया साइज ऑफ एनायन यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है फैक्टर के अंदर कि एनायन का साइज लार्ज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने नोट किया पोलराइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर डाउन द ग्रुप आने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम कोवलेंट नेचर इन कंपाउंड, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पोलराइजेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट स्टार्ट हो चुका है एनायन से कैटायन की तरफ। कहाँ से, एनायन से कैटायन की तरफ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब मूव करेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो कलर को रिलीज करते हैं। जितना ज्यादा मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का उतनी इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो पोलराइजेशन के बढ़ने से क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ कलर वहां पर हो गया है इंक्रीज। जहां पर मोमेंट कम है वो व्हाइट है, जहां पर थोड़ा मोमेंट स्टार्ट हुआ वो येलो कलर का हुआ, और जहां पर काफी ज्यादा मोमेंट है वो डार्क येलो कलर का आपको दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन होने से इंटेंसिटी ऑफ कलर हमेशा क्या होता है बच्चों, बढ़ने लगता है। ओके, नेक्स्ट में बातें हम बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर था मेल्टिंग पॉइंट की। हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए काफ़ी सारे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ फजासूल की बात करेंगे। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, मेरे पास में बेरिलियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट नोट किया मैंने, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है कार्बोनेट है यहाँ पर, तो आपको कॉमन पर ध्यान देना ही नहीं है। हमने कॉमन पे ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कैटायन की हम बात करें, कैटायन पर चार्ज भी यहाँ पर सभी पर सेम हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको चार्ज पर भी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है किस पर, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। तो मैंने नोट किया यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, कैटायन का साइज यदि इंक्रीज होता है तो कंपाउंड में पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो वहां पर होगा डिक्रीज। हमने पढ़ा है कि लार्ज साइज का कैटायन इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव नहीं कर पाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर पोलराइजेशन का प्रोसेस हमने देखा वो हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज। ओके, अब पोलराइजेशन कम हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, तो वहां पर आयोनिक नेचर क्या होगा, आयोनिक नेचर कंपाउंड के अंदर वहां पर होने लगेगा इंक्रीज। अब डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनिक नेचर हम देखते हैं कि वो इंक्रीज होता जा रहा है, और हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट के कंपेयर में क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर
वो भी यहाँ पर होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ओके, तो इस टाइप से हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज ऑर्डर को अरेंज किया, तो हमें इस टाइप से इसका आंसर मिला कि यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट क्या है, मोर आयनिक है, और बेरियम कार्बोनेट क्या है, मोर कोवलेंट है। और कोवलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आयनिक के कंपेयर में कम ही होता है। तो आंसर हो गया अपने पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम फजांस रूल से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फजांस रूल को ही अप्लाई करेंगे। कई बार हमें लेटेस्ट एनर्जी को भी चेक करना होता है, कई बार हमें उसके लेटेस्ट का क्रिस्टल भी चेक करना पड़ता है, कई बार हमें डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग भी चेक करनी होती है ना। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे बात है, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर था वो अपने पास में है थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी में काफी क्वेश्चन हमें मिलते हैं। अब हमें फजांस रूल से थर्मल स्टेबिलिटी को सोल्व करना है। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड को आप कितने टेम्परेचर पर ब्रेक कर पाते हैं, कितने टेम्परेचर पर उसको आप ब्रेक कर पाते हैं। यदि आप में ज्यादा टेम्परेचर दिया ब्रेक करने के लिए, तो उसकी थर्मल जो स्टेबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। कम टेम्परेचर पर वो ब्रेक हो रहा है, तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, काफी कम हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1 की हम बात करें, जहां पर पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, यानी ऐसे कंपाउंड जहां पर पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है। आप कहेंगे सर पॉली एटॉमिक का मीनिंग क्या हुआ, पॉली यानी मोर देन वन। ओके, मोर देन वन, और एटॉमिक एनायन मीन्स ये एनायन का ही पार्ट है। जैसे मैं नोट कर लेता हूं, यहां पर मैंने नोट किया OH- आयन। यहाँ पर आप देखिए कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो ये कहलाएगा पॉलीएटॉमिक एनायन। या इसके अलावा नोट कर लेते हैं हम नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों नोट किए हमने। यहाँ पर नोट किया मैंने सल्फेट आयन को नोट कर देते हैं हम। सल्फेट आयन भी नोट किया हमने, SO4 2-। फॉस्फेट आयन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 एटम हमें दिखाई दे रहे हैं। या आप नोट कर सकते हैं, कार्बन आयन भी नोट कर सकते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे जो पॉलीएटॉमिक के होंगे। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें मोनोएटॉमिक एनायन, ऐसे कंपाउंड जहाँ पर मोनोएटॉमिक एनायन है, जैसे कि हमने नोट किया हैलाइड आयन में सभी आ चुके हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वगैरह। ओके, या आप बात कर सकते हैं ऑक्साइड की, या बात कर सकते हैं नाइट्रेट आयन की, या एसेट्रा। ओके, तो ये से एनायन जहां पर सिर्फ सिंगल एटम होंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे मोनोएटॉमिक एनायन। अब हम पहले डिस्कस करते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक एनायन दिखाई देगा, तो आपको अप्लाई करना है कौन सा रूल, फजांस रूल को। ये आपको दिखाई दिया है पॉलीएटॉमिक एनायन, तो आप यूज करेंगे फजांस रूल को। और आपको दिखाई दिया है मोनोएटॉमिक एनायन दिखाई दिया है, तो आप वहां पर यूज करेंगे लेटेस्ट एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको मोनोएटॉमिक एनायन दिखता है तो लेटेस्ट एनर्जी अप्लाई करेंगे आप, और यदि आपको दिखता है पॉलीएटॉमिक एनायन तो वहां पर आप फजांस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम पहले देखते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 वेयर polyatomic anions are present. ओके, यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो काफी सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनायन बहुत सारे होते हैं। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1 पे मैंने नोट किया कार्बोनेट के बारे में। यदि एग्जाम्पल नोट करें हम, तो लिथियम कार्बोनेट से लेकर हमने सीजियम कार्बोनेट तक के एग्जाम्पल नोट किया है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है बच्चों। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कार्बोनेट, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट बस आपको चेक कर लेना है कि कार्बोनेट के अंदर कितने एटम है, क्या वो पॉलीएटॉमिक है या फिर मोनोएटॉमिक है। तो हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर 4 एटम है इस एनायन के अंदर, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक एनायन का एग्जाम्पल हुआ। चेंज क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। साइज यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। यदि साइज इंक्रीज होता है, यदि साइज इंक्रीज होता है तो कंपाउंड में पोलराइजेशन क्या होता है, कम होता है। तो मैंने नोट किया पोलराइजेशन यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये पोलराइजेशन डिक्रीज होता है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर आयनिक नेचर क्या होने लगा, वहां पर आयनिक नेचर बढ़ने लगा। और यदि आयनिक नेचर बढ़ेगा तो नोट कर लेते हैं हम यहां पर नेक्स्ट आयोनिक नेचर की हमने बात करी यहां पर, तो ये होने लगा इंक्रीज।
और कंपाउंड में यदि आयनिक नेचर बनने लगा है तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको हम इजीली हीट प्रोवाइड करके ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इट मीन थर्मल स्टेबिलिटी क्या होने लगी वहाँ पर, इंक्रीज। तो जब भी पॉली एटॉमिक एनायन आपको दिखाई देंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती 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 ही जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं है ना, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है हमेशा। कब, जब कंपाउंड में पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो। ओके, तो यहाँ पर आपने ऑर्डर को नोट कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा है ये। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, यदि हम बात करें एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट की, तो वहाँ भी हमें यही रूल अप्लाई करना है। यहाँ भी हम ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर इस केस में भी साइज ऑफ कैटायन यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनायन तो कॉमन है इसी यहाँ पर, दी साइज ऑफ कैटायन यदि यहाँ पर भी इंक्रीज होगा तो वहाँ पर पोलराइजेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर भी क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर्स या नेचर यहाँ पर कंपाउंड में बढ़ने लगेंगे। और यदि आयनिक नेचर बढ़ता है तो वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी पॉलीएटॉमिक एनायन आपको दिखाई देगा तो आप डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, वहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन छुपा हुआ है। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर पर मुझे दिखाई दे रहा है Li2CO3। तो आपने ध्यान से देखा कि Li2CO3 के थर्मल स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, काफ़ी कम है, बहुत कम है। आप इसको हल्का सा हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने इसको एक हल्का सा एनर्जी प्रोवाइड करी है तो ये ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में NCO2 में। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई Li2CO3 इजीली ब्रेक क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत वीक है। नेक्स्ट, यदि मैं बाकी कंपाउंड को यदि हीट कर रहा हूँ, बाकी कंपाउंड को यदि मैं हीट करता हूँ तो मैं इनको हीट करता ही रहूँगा, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। डू नॉट डिकम्पोज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम कार्बोनेट ही फर्स्ट एक ग्रुप में ब्रेक होता है, बाकी कोई भी गर्म करने पर ब्रेक कभी भी नहीं होता है। ये आपको रूल सेकंड ए के एग्जांपल पे नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट में बात है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप सल्फेट लें, सल्फाइड लें, नाइट्रेट लें, नाइट्राइड लें, एनीवन जो भी लें, बस ध्यान रखेंगे उनमें कौन सा एनायन होना चाहिए, पॉली एटॉमिक एनायन होना चाहिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ये मैंने नोट किया Li2, नोट कर लेते हैं हम कौन सा, Li2SO4। नेक्स्ट लास्ट में हम जाएंगे कहाँ पर, Cgm2SO4। आपसे पूछा जाता है कि बस थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए, तो हमने आपको पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर पोलराइजेशन कम होता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर के बढ़ने से वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एग्जांपल चेंज कीजिए, मैंने नोट किया पर बेरिलियम नाइट्राइड को नोट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर गया NO3 और ये नोट किया हमने 2, ये हो गया बेरिलियम नाइट्रेट के बारे में। लास्ट में नोट करेंगे हम सेकेंड ग्रुप के अंदर बेरियम नाइट्रेट को। यहाँ भी आपके पास है पॉलीएटॉमिक एनायन है, थर्मल स्टेबिलिटी आपको हमेशा क्या करना है, इंक्रीज करना है डाउन द ग्रुप। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में बात है, अब हम बात करें ऐसे कंपाउंड जहां पर मोनो एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है। अभी मोनो एटॉमिक एनायन के एग्जांपल हमने नोट किए थे, वहां पर है X- हो सकते हैं, ऑक्साइड है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट हो सकता है, या एसेट्रा फॉस्फाइड सल्फाइड वगैरह आप नोट कर सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि उस एनायन में सिर्फ सिंगल एटम होना चाहिए। तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, वहां पर लेटेस्ट एनर्जी चेक करनी है। एग्जांपल की हम बात करें बच्चों, तो एग्जांपल कुछ स्टेप्स होंगे। यहाँ पर मेरे पास पहला एग्जांपल है लिथियम नाइट्रेट का। मैंने काफी ध्यान से देखा कि यहाँ पर नाइट्राइड मीन्स N3- है, ये पॉली एटॉमिक एनायन नहीं है। कौन सा ये, मोनोएटॉमिक एनायन है। ओके, अब मुझे चेक करना है यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी अप्लाई करना है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये ऑक्साइड का एग्जांपल भी हमें दिखाई दिया, यहाँ पर मुझे हैलाइड का एग्जांपल भी दिखाई दिया। सभी एग्जांपल में कॉमन चीज मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सभी में एनायन तो कॉमन है, बस आपको कैटायन ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है ना। कैटायन के बारे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट सॉरी डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर कैटायन का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर कैटायन का साइज सभी एग्जांपल में
यहाँ पर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साइज बढ़ता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा साइज बढ़ता है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, रेडियस बढ़ने से लेटेस्ट एनर्जी का अमाउंट कम हो जाता है। तो लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेटेस्ट एनर्जी वीक है, यानी कम रिलीज किया आपने, उसका जो लेटेस्ट है उसका जो बॉन्डिंग है वो काफी वीक है। और बॉन्डिंग वीक होगी तो आप उसको इजीली क्या करेंगे, इजीली आप उसको हीट करके ब्रेक कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो जाती है। तो भाई सभी एग्जांपल में आपने ध्यान दिया कि ऊपर वाला कंपाउंड हमेशा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और नीचे वाला कंपाउंड क्या होगा, हमेशा लेस स्टेबल होगा। तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट बन चुका है कि यदि मोनोएटॉमिक एनायन आया कंपाउंड के अंदर तो ऊपर वाला मोल स्टेबल, और यदि पॉलीएटॉमिक एनायन आया तो नीचे वाला मोल स्टेबल। आपको इस टाइप से इसको ध्यान रखना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फजांस रूल के एप्लीकेशन को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। आयनिक बॉन्ड को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। भाई आपने सिंपल सा पढ़ा ही होगा कि जब दो एटम शेयरिंग करते हैं तो क्या बनता है, वहां बनता है कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं आप कि भाई शेयरिंग करने से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। भाई हम बात करें कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया है और दोनों ने शेयरिंग किया, यहाँ पर इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, और दोनों के बीच बनने वाले जो बॉन्ड है बच्चों वो कौन सा बन चुका है, वो बन चुका है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भाई बॉन्ड तो बन रहा है ठीक है, लेकिन कौन से एटम कब बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, क्या वो आयनिक बना सकते हैं, क्या वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडीशन की मैं बात करूं तो नंबर 1 कंडीशन पर जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों किसके बीच बनता है, वो बनता है नॉन मेटल्स के बीच में। तो नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने Cl2 F2 या O2 एक्सेट्रा। यदि आपने यहाँ पर मेटल्स भी लिया है, मेटल्स लिया आपने, साथ में आप वहाँ पर नॉन मेटल भी ले रहे हैं, तब भी ये बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन वहाँ पर है कि डेल्टा EN की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 2.1 से कम होनी चाहिए। नहीं, दोनों के बीच का जो डेल्टा EN की वैल्यू आती है वो 2.1 से कम होनी चाहिए, तभी वो शेयरिंग कर पाएंगे। यदि 2.1 से ज्यादा होती है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर वहां बन जाता है आयनिक बॉन्ड बनने लगता है। ओके, तो ये इसकी स्पेशल कंडीशन है, आप इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन के बारे में बात करी है। आइए इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज किस टाइप से होती है। नंबर 1 में हम बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपको कंपाउंड हर टाइप में दिखाएंगे, आपको गैसेस फेज में दिखाई देंगे, लिक्विड भी दिखेंगे आपको, और सॉलिड स्टेट में भी दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करें F2 Cl2 दोनों गैसेस फॉर्म में है, यहाँ पर Br2 आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा और I2 आपको यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सबके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दोनों सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन F2 Cl2 Br2 और I2 में हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल वहां पर वीक वन डबल बॉन्ड भी बनाने लगते हैं। मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनने लगता है, वहां पर वन डबल बॉन्ड बनने लगता है, और वन डबल बॉन्ड बनने लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो थोड़े सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं और वहां पर आयंस बनाते हैं, वो आयंस के बीच में वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में थोड़े से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखिए कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं ना, जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने बात करी है सिलिका, यहाँ पर कोरेंडम वगैरह की, ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। ये लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होगा, जैसे आपने डायमंड देखा होगा ना, तो ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें बहुत सारे बॉन्ड बने होते हैं। यदि बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं तो उनको तोड़ना, गलाना, उबालना भी क्या मुश्किल है। नहीं, कुछ कंपाउंड जो कोवलेंट है वो आयरन के कंपेयर में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ये डायमंड की मैं बात करूं तो बच्चों 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये
ब्रेक होता है डायमंड, इतना टेम्परेचर देना काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, हम बात करें तो ये क्या करते हैं भाई, ये बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं क्योंकि उनमें पोलर नेचर भी मिलती है, जैसे कि HCl हुआ। तो जो कंपाउंड पोलर कोवलेंट होंगे वो इजीली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं क्योंकि कोई खास कंडक्टिविटी इनमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर आगे यदि आपको यहाँ पर ग्रेफाइट वगैरह की हम बात करें तो ग्रेफाइट वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर हम ये बहुत अच्छा एक पॉलीमर है, एलोट्रॉप्स भी है कार्बन का यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कार्बन क्या करता है बच्चों, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यदि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो घूमेगा फिरेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करता रहेगा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते रहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल है ग्रेफाइट का, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट में बात करें हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। यदि आपके पास जो कोवलेंट कंपाउंड है यदि वो पोलर कोवलेंट है तो वह पोलर सॉल्वेंट में इजीली क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। यदि हम बात करें कि वो पोलर भी नहीं है तो वो क्या होगा, वो नॉन पोलर के अंदर भी क्या हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसा कंपाउंड जैसा सॉल्यूट वैसे आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो आपने ध्यान दिया कि कंपाउंड को हम इजीली सोल्यूबल कर सकते हैं, बस वो पोलर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यदि आपको वाटर में डिसोल्व करना है तो कुछ कंपाउंड पानी में भी सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात कर लेते हैं, अल्कोहल की हम बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल वगैरह सब पानी में सोल्यूबल है क्योंकि पानी उनसे बॉन्डिंग कर लेता है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट में बात है हम रिएक्शन की हम बात करें तो रिएक्शन की हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन के कंपेयर में इनकी जो रिएक्शन थोड़ी स्लो चलती है क्योंकि इनको क्या पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और नए बॉन्ड को बनाना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। आइसोमेरिज्म, भाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर एक्सिस प्रेजेंट होगी, एक्स वाई जेड। और यदि आपको एक्सिस का नॉलेज मिल गया कंपाउंड के अंदर तो आप वहां पर बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। और यदि आपने बॉन्ड एंगल भी बता दिया तो वहां पर आप इजीली आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। तो भाई कोवलेंट कंपाउंड इजीली आइसोमर्स बना सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा सिस ट्रांस फेसमर इस टाइप के, वहां पर इजीली वो क्या कर सकते हैं, वहां पर वो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई कोवलेंस की हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक है। कोवलेंस का मीनिंग क्या हुआ कि भाई कोई भी कंपाउंड मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है या उस केज एटम की चारों तरफ वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड शो कर रहा है। तो कोवलेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमें दिया है कैपेसिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंसी। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं बच्चों, जैसे हमने लिया फ्लोरीन की, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है और क्यों फ्लोरीन बना सकता है, सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो काम नहीं आ रहे बॉन्डिंग में उनको ये आगे एक्साइट नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की कोवलेंसी कितनी रहेगी, हमेशा ओनली 1 रहती है। ओके, नेक्स्ट नंबर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की 2 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। यदि मैं बात करता हूँ कार्बन की तो वो कितने हो सकती है, यहाँ पर 4 हो सकती है। तो ये इनकी फिक्स कोवैलेंसी होती है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कोवैलेंसी को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ SF2 या SF4 या फिर SF6। यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी मुझे दिखाई दे रही है 2, यहाँ पर मुझे दिख रही है 4, यहाँ पर मुझे दिख रही है 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर के पास होते हैं आउटर शेल में 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने नोट किया 3s2 को, मुझे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर भी मैंने p के इलेक्ट्रॉन को भी अरेंज कर दिया है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर मैंने नोट किया है d जो वैकेंट रखा हुआ है। तो ये ऑर्बिटल कौन से हैं, ये हुआ 3s, ये हुआ 3p और ये हो चुका है 3d ऑर्बिटल। ये हमने नोट किया ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। भाई आप ध्यान से देखें, जब तक मैं इसको ग्राउंड स्टेट में नोट कर रहा हूं, अभी जो मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। अभी हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया।
अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है 1 and 2, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी दिखाई देगी मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। यदि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है कहां पर, डी को, यहां शिफ्ट कर देता है, पी वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है डी के अंदर, तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वो कितने हो चुके हैं, अनपेयर्ड हो चुके हैं 4। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा 1 2 3 4। तो इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके अपने सिंगल इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को बढ़ा लिया है। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा 4 इस स्टेट में क्या होगा, बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अभी हमें 6 बॉन्ड बनाना है, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर 3s के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा कहां पर, नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर s का भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है डी के अंदर। अब आप देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और वैलेंसी कितनी आ जाएगी, फाइनली 6 आ जाती है। इस टाइप से सल्फर की जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो जाती है बच्चों, वो जाती है 2ba 4ba 6ba। आपसे पूछा जाता है सल्फर की कोवेलेंसी 6 है, बताइए कौन सी स्टेट में है, जब आपने उसको सेकेंड टाइम क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था। ओके, इसको बोलेंगे हम सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में। तो मैं आपसे बात करता हूँ सेम कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए Cl क्लोरीन पे, क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी कितनी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, फास्ट Cl का लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ये होता है 3s2 3p5, और आपको पता है कि यहाँ पर D वैकेंट रखा हुआ है पूरा कंप्लीट, तो आप जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोट किया इस टाइप से, तो यहाँ पर अभी एक इलेक्ट्रॉन तो क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो हमें सिंगल दिखाई दे रहा है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखाई देगा, तो वैलेंसी कितनी है Cl की भी, Cl की 1 भी हो सकती है। यदि आपने p के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है D के अंदर, अब कितनी हो सकती है, 1 2 3, अब हो सकती है यहाँ पर 3। आपने फिर p के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है कहाँ पर, D के अंदर, यहाँ पर अब कितनी हो सकती है 5। और आपने अब शिफ्ट कर दिया है s के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर, D के अंदर, अब कितनी हो सकती है यहाँ पर, फाइनली हो सकती है यहाँ पर 7। तो भाई यहाँ पर कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सल्फर और क्लोरीन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई नाइट्रोजन क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, नहीं, इसकी फिक्स वैलेंसी होती है ओनली 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये कहीं भी शिफ्ट नहीं कर पाएगा, कहीं भी एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो कुछ एलिमेंट जो पीरियड नंबर 2 के हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, बाकी अदर पीरियड के एलिमेंट यदि उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां तक हमने वेरिएबल वैलेंसी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट में पाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पर। कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए काफी साइंटिस्ट आए बच्चों। सबसे पहले कोशिश की आपको समझाने के लिए लेविस एंड कॉसेल ने, इसकी थ्योरी है जहाँ पे इन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए गए थे, कुछ डायग्राम बनाना सिखाया था, जहाँ पर हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमें मिलेगा VSEPR थ्योरी, यहाँ पर उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो ये प्रोवाइड की ये गैलेस्पी द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर VBT, तो VSEPR में जो कमी होगी वो हम VBT को पढ़ के सोल्व करेंगे। VBT का मीनिंग क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें हिटलर एंड लंदन द्वारा प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट जब VBT में हमें कमी दिखाई देगी तो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी पढ़ेंगे। और VBT और VSEPR का हमें एक छोटा सा टॉपिक भी मिलेगा हाइब्रिडेशन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई कोवलेंट बॉन्ड को यदि हमें कंप्लीटली समझना है तो इन सब थ्योरी का हमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इनका कंप्लीट ज्ञान है तो आप कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भाई, पहले हम बात करें लेविस कॉन्सेप्ट की। भाई लेविस काफी पुराने साइंटिस्ट थे, इनके माइंड में एक थॉट आया कि भाई ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में क्यों रहते हैं। तो इनका ध्यान गया नोबल गैसेस के पास में। नोबल गैसेस के पास ध्यान गया कि वो स्टेबल है क्योंकि उनके आउटरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या किया कि यदि कोई भी कंपाउंड को स्टेबल होना होगा, यदि वो कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस की तरह रहना चाहता है, तो उसको भी अपने आउटरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना चाहिए। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेंगे, वो पूरा करेंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कर सकते हैं या फिर वो शेयरिंग करके कर सकते हैं, वो कैसे भी करे, भाई आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो लेविस कॉन्सेप्ट ने हमें ये बोला।
तो इन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जिस मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है या जो मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है दुनिया के अंदर, वो कब स्टेबल है, जब उसके कैटायन में, एनायन में या एटम के अंदर, आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी वो स्टेबल है, नहीं तो वो स्टेबल नहीं है। और इनका जो रूल था वो काफी सही भी रहा, लेकिन वो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट पर ही वो एप्लीकेबल रहा। जैसे हम बात करें पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोराइड है, ओके, या फ्लोरीन है। यदि आप इनमें से कोई से भी एलिमेंट लेते हैं, यदि वो मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे मैंने बनाया है अमोनिया को, तो अमोनिया के आउटर शेल में होते हैं बच्चों कितने हैं 5। तो मैंने नोट किया एन के पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको बनाना है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करने के बाद में अब एन के पास में हमें दिखाई देंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लुईस से पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि भाई हाइड्रोजन एक छोटा मोटा एलिमेंट है, उसको तो भाई अपना डुप्लेट ही पूरा करना है। डुप्लेट का मीनिंग क्या हुआ, अपने आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, कौन, हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि उसको हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कि अदर इनर्ट गैसेस की तरह। तो भाई यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि जो लुईस का रूल था वो सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पर एप्लीकेबल था। कुछ एलिमेंट और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट इसको रूल को फेल भी कर सकते हैं ना, फेल भी करते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको डॉट डायग्राम भी बना के शो किए हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है, जैसे मैंने लिया CO2, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को सर्च कर लें। अब कैसे सर्च करेंगे भाई, मॉलिक्यूल में जिस एटम के नंबर्स कम होंगे वो आपका होगा सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब इस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई एनओ में तो एन भी एक है और ओ भी एक है, अब यहाँ पर तो दोनों का नंबर इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, तो उन्होंने आंसर दिया हमें कि ऐसा एलिमेंट जहां पर या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, जिस पर प्लस चार्ज होता है, आप उसको मान लेंगे सेंट्रल एटम मान लेंगे। तो सेंट्रल एटम मानने का या जो कॉन्सेप्ट है वो 2 पॉइंट हो चुके हैं, कि जिसके नंबर कम है उसको माने आप सेंट्रल एटम, या फिर जिस पर प्लस चार्ज आ रहा है उसको आप मान लें सेंट्रल एटम मान सकते हैं। तो जब मैंने लिया कार्बन के बारे में देखता हूँ, कार्बन पा रहा है +4 और नंबर में भी कम है, तो मैंने इसको लिया सेंट्रल एटम लिया। फिर क्या कहा उन्होंने कि जिस एटम को आपने सेंट्रल एटम माना है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। भाई कार्बन है 14 नंबर के ग्रुप में, 14 नंबर के ग्रुप में होगा, तो इसके आउटर शेल में कितने जाएंगे 4। 14 का 4 मीन्स आउटर शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। नेक्स्ट आगे क्या बोला उन्होंने, आगे उन्होंने बोला कि उस सेंट्रल एटम है उसका आप ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करें। आप हेल्प ले सकते हैं किससे, जो साइड एटम है। साइड एटम कौन है यहाँ पर, वो है ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन की हेल्प ली। ऑक्सीजन के आउटर शेल में भी कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 में 16 का 6 इट मीन्स आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसे मैंने आमने सामने रख दिए हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन ताकि शेयरिंग करेंगे। बाकी जो अदर इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग नहीं करेंगे, तो उनको हमने पेयर के फॉर्म में नोट कर दिया है। अब कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने की पूरी कोशिश करी है और कार्बन यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। कार्बन के अब आउटर शेल में 4 बॉन्ड बनने के बाद में हो चुके हैं कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये भी चेक कर लें कि क्या साइड एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया है लुईस के अकॉर्डिंग। हम चाहे तो दूसरा और मॉलिक्यूल नोट कर सकते हैं। मैंने नोट किया यहाँ पर NF3 मॉलिक्यूल। रूल नंबर 1 क्या है कि आपको सर्च करना है सेंट्रल एटम, वो है N। आउटर शेल में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 भी हैं, इसको करना है 8। तो उसने यहाँ पर फ्लोरीन से बॉन्डिंग स्टार्ट किया। बॉन्डिंग करने के बाद में अब N के पास में हो चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन भाई, N के पास हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 लोन पेयर में है, तो हो चुके हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। क्या फ्लोरीन के पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, फ्लोरीन के पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट है, क्योंकि फ्लोरीन के पास आउटर शेल में होते हैं 7 में एक काम आया बॉन्डिंग में। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है
वो बॉन्डिंग में काम नहीं आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि लुईस के रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट कौन कौन से, मोस्टली कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अदर एलिमेंट इसको धोखा दे सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ किया। नेक्स्ट में बात है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, तो फॉर्मल चार्ज को हमने एक्सप्लेन किया कुछ स्टेप से। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूल के किसी भी एटम पर यदि हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है तो उसके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो नोट कर लें। नेक्स्ट वहाँ पर आपको माइनस करना है कौन से जो बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको माइनस करना है कौन से इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है और बॉन्डिंग में जो काम आए इलेक्ट्रॉन का आपको हाफ कर देना है। ऐसा कुछ फॉर्मूला बुक्स वगैरह में आपको जनरली मिलता रहता है। नेक्स्ट में बात है O3 की मैं बात करूं तो O3 का हमने डायग्राम बनाया, लुईस के अकॉर्डिंग बना देते हैं। ये लुईस के अकॉर्डिंग डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है तो मैंने फॉर्मूला को यूज किया ऑक्सीजन 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 3 कैटेगरी के ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मिडल वाले ऑक्सीजन वो बना रही है 2 बॉन्ड कोवलेंट और एक बना रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऑक्सीजन ओनली 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। थर्ड नंबर की यहाँ पर सिर्फ एक बना रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो यदि मैंने ऑक्सीजन 1 पर काउंट किया तो ऑक्सीजन 1 के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वहाँ पर उसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, तो मैंने कर दिया -2। और बॉन्डिंग में कितने काम आ रहे हैं, बॉन्डिंग में काम आए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन को काम में लिया, तो यहाँ पर 6 का आप क्या मैंने कितना जाएगा +1। तो ये हमने +1 यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2 पे भी काउंट किया मैंने। ऑक्सीजन नंबर 2 पर हमने इस टाइप से काउंट किया, आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग वाले कितने यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर। और बॉन्डिंग में कितने काम आ रहे हैं यहाँ पर 4 हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 यदि हमें दिखाई देते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर 0 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आउटर शेल में ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं। और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 3 लोन पेयर का मीनिंग हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने काम आए 2, इसका मैंने हाफ किया, इक्वल टू करने पर मुझे मिला -1। इस टाइप से हम ओजोन की बात कर रहे हैं। ओजोन के बाद हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, तो यदि मैं डायग्राम बनाता हूँ लुईस के अकॉर्डिंग तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, कार्बन का यदि मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ तो कार्बन के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। -2 का मीनिंग क्या हुआ, जो लोन पेयर है वो हो गए नॉन बॉन्डिंग, तो मैंने -2 कर दिया। कार्बन से देखिए, कार्बन में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, बॉन्ड मुझे दिखे यहाँ पर 2, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मीनिंग कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 का मैंने हाफ कर दिया तो 3 और सोल्व किया तो -1। मैं ऑक्सीजन पे काउंट करता हूँ फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में ऑक्सीजन के, 2 आपको लोन पेयर के फॉर्म में दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका हाफ करते हैं तो यहाँ पता +1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम फॉर्मल चार्ज काउंट कर सकते हैं। एक मेथड आपको मैं और बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। जिसे मैंने नोट किया ओजोन को, पहले हमने बुक्स वाला मेथड देखा है, अब आप ओजोन का एक नया मेथड देखेंगे फॉर्मल चार्ज काउंट करने के लिए। फॉर्मल चार्ज काउंट करने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, जो दिखता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। क्या बोला मैंने, जो दिखता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2, देख किसी कंपाउंड में इस टाइप का बॉन्ड है, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की तरफ से हो रहा है, टेल से जाता है हेड की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, टेल से जा रहे हैं, हेड की तरफ मूव करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, हेड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो -1 कर देंगे, टेल पर कर देंगे हम +1 कर देंगे। तो टेल पर हमेशा रहेगा प्लस और हेड पर रहेगा हमेशा माइनस, क्योंकि हेड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और यदि आपको कहीं पर दिखाई देता है बॉन्ड कौन सा, सिंपल शेयरिंग वाला बॉन्ड जिसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, इससे फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो मैंने आपको मोस्टली 2 बात बताई है, तो कहीं पर भी तीर वाला बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके टेल पे लिख देना आपको प्लस और हेड पे लिख देना आपको माइनस। ओके, और एक पॉइंट और बोला था मैंने, जो दिखता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। आइए हम दोनों को अप्लाई कर देते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर लोन पेयर को भी ड्रॉ नहीं किया, मुझे फॉर्मूला भी अब याद नहीं आ रहा है, तो मैं इस रूल को अप्लाई करूंगा। मैंने पढ़ा है कि मुझे पढ़ाया गया है कि भाई यहाँ पर जो बॉन्ड है वो सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है।
सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्मल चार्ज नहीं आता है, नहीं आता मतलब इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना रहेगा, 0। ओके, नेक्स्ट, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि दिखता है तो हमने पढ़ा कि हेड पर आएगा माइनस, टेल पे आएगा प्लस, तो ऑक्सीजन जो मिडल वाला है उस पर प्लस चला गया, और जो जिधर हेड है एरो का उस पर आ गया माइनस चार्ज आ गया। आपने नोट कर लिया है, ये फॉर्मल चार्ज है। ओके, एक पॉइंट मैंने और बोला था कि जो दिखता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। जैसे मैंने नोट किया, नाइट्रेट आयन लिया, नाइट्रेट आयन का यदि मैं डायग्राम बनाता हूं तो मुझे कुछ स्टेप से दिखाई दे रहा है। ये नाइट्रेट आयन लिखा हमने यहाँ पर, एरो वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और O- है। आप ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग वाला है, तो यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट, जो दिखता है वही फॉर्मल चार्ज है। यदि आप नोट करेंगे फॉर्मूले से भी तो यहाँ कितना दिख रहा है आपको, -1 दिख रहा है। यही फॉर्मूले से भी -1 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था अपने पास कि एरो वाला बॉन्ड आपको दिखाई दिया, तो एरो के मुंह पर लगाना माइनस, टेल पर लगाना +1। तो इस टाइप से हमने सभी के फॉर्मल चार्ज इजिली बिना फॉर्मूले के सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पे बात है बॉन्ड पैरामीटर्स। पहले हम इनको डिफाइन कर लेंगे सिंपल वे में। नंबर हम बात करें कि बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या हुआ कि दो एटम है, दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, शेयरिंग करने के बाद इनके बीच में बन चुका है बॉन्ड। तो आपको क्या करना होगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है। किसका डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। ऐसा ना करें कि आप आउटर जो ऑर्बिटल है, आउटर शेल है, उसका डिस्टेंस लेंगे, ये गलत है। आपको क्या करना है, दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा वही बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मीनिंग क्या हुआ, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद जो एंगल वो शो करते हैं उसे बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो रिपल्शन के बाद में, अट्रैक्शन के बाद में जो भी उसमें एंगल फिक्स होगा उसे बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट में बात है बॉन्ड एंथैल्पी। मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अब मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसको एटम में चेंज करना है। तो मुझे यदि बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो मुझे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। बाहर से एनर्जी देने पर वो क्या होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो दो सिंगल एटम में ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है आपके पास में उसे बोलते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, भाई बॉन्ड ऑर्डर काफी अच्छा टॉपिक है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि भाई दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है ये आपको बताना है। ठीक है, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है वही कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने F2 के बीच में आपने देखा कि कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 1 है, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ बच्चों वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। मैं बात करूं O2 की, तो O2 के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2 हो जाता है। मैं बात करूं N3 की यहाँ पर, तो N के बीच में कितना है, N के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड है, उसे बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। भाई दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है वही कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल में जहां पर रेजोनेंस है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना काफी मुश्किल होता है। आइए उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कार्बोनेट। यदि हम बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें, है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर के नंबर बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमें दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है हमें 1, यहाँ दिख रहा है हमें 1। यहाँ पर बॉन्ड के नंबर 2 जगह सेम है और एक जगह यहाँ पर डिफरेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, सब जगह इक्वली बॉन्ड हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ओके, ठीक है। अब पता कैसे लगा साइंटिस्ट को भी कि यहाँ पर सब जगह इक्वल है, हमें तो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी बॉन्ड लेंथ को चेक किया। जब बॉन्ड लेंथ को चेक किया तो उन्हें सब जगह पर क्या हुआ, सभी जगह पर उनको क्या मिला, बॉन्ड लेंथ इक्वल मिली है। भाई जब बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया हमें, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट दिया रेजोनेंस का। ठीक है, जो आप जनरली ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं। मैं इसको सिंपल वे में सोल्व करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूं कि भाई जो डबल बॉन्ड है वो अभी पोजीशन नंबर 1 पर है। ठीक है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर, यहाँ पर ये डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 2 में मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको मैंने चेंज कर लिया है। अब डबल बॉन्ड मैंने सेकंड नंबर की पोजीशन पर नोट किया। ये फर्स्ट नंबर पोजीशन थी, ये सेकंड नंबर पोजीशन है। नेक्स्ट
डबल बॉन्ड के पोजीशन को मैंने फिर से चेंज कर दिया है। अब डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 3 पर आ चुका है। फिर डबल बॉन्ड ने कितनी बार रोटेशन किया? 3 बार रोटेशन किया है। अब आप देखिए कि जहां जहां पर रेजोनेंस हुआ वहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? टोटल नंबर बॉन्ड मुझे दिखाई दिए 4। भाई डबल बॉन्ड एक जगह पर है, सिंगल है तो 4 बॉन्ड है। और आपने डबल बॉन्ड को कितनी बार मूव किया? 3 टाइम्स मूव किया। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये 3 क्या है? 3 होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है ना। 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड वेयर रेजोनेटिंग रेजोनेंस प्रेजेंट। तो मैं इसको ब्रेक किया तो मुझे मिला वहां पर 1.33। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सभी जगह पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.33 है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ बच्चों? इस वजह से कार्बोनेट के अंदर बॉन्ड लेंथ तीनों हमें क्या मिलती है? सेम दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस को मैंने इस टाइप से शो कर दिया। यहाँ कितना बॉन्ड है? 1.33 है। यहाँ कितना है? 1.33 है। यहाँ भी कितना है? 1.33 है। इस वजह से कार्बोनेट का बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? इक्वल हमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी बॉन्ड ऑर्डर को यदि हम और शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप उसको डेयरी मिल्क मेथड से भी समझ सकते हैं। आप कहेंगे कि सर डेयरी मिल्क मेथड क्या होता है? तो देखिए मैंने अभी इसका डायग्राम ड्रॉ किया था। डायग्राम कुछ इस टाइप का था। अब जो आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उसको आप मान के चलिए कि ये बॉन्ड नहीं है, ये डेयरी मिल्क है। ओके, क्या ये डेयरी मिल्क है? मैं सभी डेयरी मिल्क को यहां से हटा दिया है। हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब किसी के पास भी टॉफी नहीं है। आपने देखा कि कितने टॉफी आपके पास में? 1 2 3 4। आपके पास 4 डेयरी मिल्क है। अब आपको क्या करना है? चारों डेयरी मिल्क को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई हमने फर्स्ट नंबर के डेयरी मिल्क को यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेकंड नंबर के डेयरी मिल्क को यहाँ शिफ्ट कर दिया, थर्ड नंबर के डेयरी मिल्क को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अभी हमने 3 ही डेयरी मिल्क को शिफ्ट किया है। अब आपके पास में एक डेयरी मिल्क बची हुई है। अब आपको क्या करना होगा? तीनों को इक्वल प्रोवाइड करना है। तो आपको इसके 3 पार्ट करने होंगे। तो एक पार्ट कितना हुआ? 0.33। ये भी कितना हुआ? 0.33। ये पार्ट कितना हुआ? 0.33। अब आपने हर पार्ट हर जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आप बताइए कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच नंबर ऑफ डेयरी मिल्क कितनी हो चुकी है? एक तो ऑलरेडी आपने प्रोवाइड करी थी और आपने 0.33 और प्रोवाइड कर दी है। यहाँ भी सेम कहानी है, यहाँ भी सेम कहानी है। ओके, ये आपने काउंट कर लिया है बॉन्ड ऑर्डर बाय डेयरी मिल्क प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करें। अब नेक्स्ट में बात हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। भाई जो लुईस थे उन्होंने तो बोल दिया कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तभी स्टेबल होगा, और काफी वो खुश भी रहे। ठीक है, इतना काफी खुश हुए कि काफी फेमस हो गए और आज भी हम उनको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्होंने उनको धोखा दिया। ठीक है, जैसे नंबर हम बात करें, नंबर 1 पर है, मैं लेता हूं बोरोन के कंपाउंड, जैसे BCl3 है या BBr3 है, या फिर ले सकते हैं हम BF3 ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं AlCl3 ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं AlF3। बच्चों ध्यान रखेंगे आप इसमें AlF3 को नोट ना करें क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और अभी हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड। ओके भाई, ऐसे ही मॉलिक्यूल थे जिनमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों? प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें कितनी भी हम कोशिश कर लें, इनका हमें ऑक्टेट पूरा होता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने नोट किया BCl3 को, तो बोरोन के पास बॉन्डिंग के बाद में आपको दिखाई दिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो बोरोन का भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ये स्टेबल है। तो लुईस ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है? यहाँ पर फेल हो रहा है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, 8 से कम है। तुमने इसको नाम दिया है कौन से कंपाउंड? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहां पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे SF6 IF7 या PCl5। मैं किसी के भी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने नोट किया है PCl5 को, तो फॉस्फोरस बना रहा है, यहाँ पर 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विथ Cl। तो बॉन्डिंग के बाद मैंने ध्यान दिया कि Cl के पास में 5 बॉन्ड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आउटर शेल में कितने हो चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कि इसका ऑक्टेट तो एक्सपेंड हो चुका है, 8 से ज्यादा है। और लुईस ने हमको ये तो बताया नहीं था कि 8 से ज्यादा होने पे क्या करेंगे हम। तो ये कंपाउंड लुईस के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि ये मोर स्टेबल कंपाउंड है।
तो ऐसे कंपाउंड को हमने नाम दिया है हाइपर वैलेंट कंपाउंड। ओके, तो लुईस ऑक्टेट रूल को ये कंपाउंड फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा काफ़ी कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी हैं। यहाँ पर 8 टर्म तो आएगा ही नहीं, कहीं पर 7 होंगे इलेक्ट्रॉन, कहीं पर 9 होंगे, कहीं पर 13 होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं।